वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी चैप्टर 6 का जो सिटीजनशिप चैप्टर है इसका पार्ट 3 में आगे करा रहा हूँ, कंटिन्यू करा रहा हूँ। ठीक है, पहले के 2 पार्ट जो हैं वो मैंने पहले ही डाल दिए हैं। अब मैं इसका 3rd पार्ट करा रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये हम शुरू करेंगे सिंगल सिटीजनशिप से। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, इससे पहले का जो भी टॉपिक थे मैंने पार्ट 2 में और पार्ट 1 में कवर करा दिए हैं। ठीक है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, अब जो हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट है वो है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब कि एक इंसान के पास एक ही सिटीजनशिप होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने इंडियन की सिटीजनशिप भी ले रखी है और आप अमेरिका गए या फिर किसी भी और दूसरी कंट्री में गए तो वहाँ की भी सिटीजनशिप ले ली। अगर आप इंडिया की सिटीजन होते हुए किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेने की कोशिश करोगे या फिर ले लोगे तो जो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी, अपना आप ही ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया ओव allegiance to the union and there is no separate state citizenship एज इन द केस ऑफ यूएसए। देखो ये क्या बोल रहा है कि अब देखो हमारे यहाँ क्या है इंडिया में, कि इंडिया में तो ऐसा है कि चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप गुजरात से करते हो, महाराष्ट्र से करते हो, मध्य प्रदेश से करते हो, राजस्थान से करते हो या किसी भी और स्टेट से करते हो बिलोंग, तो आपको जो सिटीजनशिप चाहिए वो किसकी सिटीजनशिप चाहिए आपको? किसकी सिटीजनशिप चाहिए? वो चाहिए आपको एज अ इंडियन सिटीजनशिप। आपको ये नहीं बताना है कि आप गुजरात से हो। ठीक है, एक सिटीजनशिप आपकी स्टेट की होगी, एक आपकी नेशन की होगी ना। यहाँ पे खाली सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो है आपकी नेशनैलिटी की ठीक है, नेशनैलिटी की सिटीजनशिप, मतलब कि जो आप किस नेशन से बिलोंग करते हो। आप हम सब क्या है, हम इंडियन है, तो हमारी जो सिटीजनशिप होगी वो होगी इंडियन। ठीक है, अच्छा, अब जो यूएसए में कॉन्सेप्ट है, यूएसए में क्या कॉन्सेप्ट चलता है? यूएसए में चलता है भाई साहब, एक तो वो यूएसए की उनके पास होनी चाहिए, मतलब अमेरिका की क्या होनी चाहिए, सिटीजनशिप। दूसरी बात, यूएसए के अंदर, मतलब कि यूएसए के अंदर जो स्टेट है, अब कोई इंसान है, मतलब कोई एक पर्सन है ए, उसका नाम है ए, ठीक है, वो टेक्सास से बिलोंग करता है, टेक्सास से बिलोंग करता है अमेरिका में। ठीक है, जैसे हम एड्रेस लिखते हैं ना, टेक्सास से बिलोंग करता है अमेरिका में, मतलब अमेरिका कंट्री में टेक्सास स्टेट में वो रहता है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या बोलेगी, यूएसए गवर्नमेंट, कि भाई साहब आपके पास एक तो अपने स्टेट की सिटीजनशिप होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात आपके पास अमेरिका की सिटीजनशिप होनी चाहिए। मतलब कि जो यूएसए के या फिर स्विट्ज़रलैंड के जो लोग होते हैं ना, उनके पास दो होती है सिटीजनशिप। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सिंगल कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है इंडिया में। तो ये चीज़ है। अब देखो कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957। अब देखो एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया था 1957 में। इसमें क्या बोला गया, मतलब कि इसमें ये बोला गया कि नॉन गैजेटेड पोस्ट जितनी है, नॉन गैजेट समझते हो, ऐसी पोस्ट, ठीक है, ऐसी पोस्ट जो गवर्नमेंट के, मतलब कि ऐसे ऑफिस में जाके बैठते हैं सर्वेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर, जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बिठाती है उन्हें। ठीक है, किसके थ्रू आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आते। तो इस पोस्ट में ये बोला गया कि जो लोग, मतलब कि कुछ ऐसे सेलेक्टेड वो कर ली, कुछ स्टेट्स, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टेट थी इस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट में। इसमें ये बोला गया कि हमारी स्टेट में भाई साहब हमें लोकल आदमी चाहिए। अगर आप कोई, मतलब किसी ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल, अगर मतलब इन्होंने सेंटर से दरख्वास्त करी, सेंटर से ये दरख्वास्त करी या फिर रिक्वेस्ट करी कि सेंटर साहब, सेंटर तो हमें तो पता बड़ा है भाई, ये सेंटर क्या है, स्टेट का बड़ा भाई है। तो एक स्टेट थी, ठीक है, स्टेट ने सेंटर से बोला कि आप हमें आप हमारे यहाँ पोस्ट तो फुलफ़िल कर रहे हो, लेकिन उस पोस्ट पे जिसे बिठाओगे ना, वो हमारे यहाँ का लोकल ही होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ का कोई लोकल ही होना चाहिए, ऐसा उन्होंने डिमांड करी। ठीक है, तो चलो फिर ये एक्ट लेके आया गया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957। हालांकि बहुत से लोग इसे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के तौर से देखते हैं, नज़रिए से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे वहाँ के जो लोग थे ना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसे पास किया था। चलो ठीक है, और ये ख़त्म हो गया था 1974 में। अच्छा, अब दूसरा जो फैक्ट है वो है रेजिडेंस, मतलब कि एक एक्सेप्शन रेजिडेंस भी है आपकी। रेजिडेंस कैसे है, देखो,
अब देखो क्या हुआ, जैसे कि एक कॉलेज है, सपोज करो कोई सी भी स्टेट है, मैं ले लेता हूँ उत्तराखंड ले लेता हूँ, चलो उत्तराखंड स्टेट है, इसमें कोई भी एक्स वाई जेड स्कूल है कोई, ठीक है, एक्स वाई जेड कॉलेज है। अब कॉलेज है, अब यहाँ के जो उत्तराखंड के जो लोग होंगे, ठीक है, और जो दूसरे स्टेट के लोग होंगे, तो वो इसमें एडमिशन लेने आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, एजुकेशन सबसे ज़्यादा कॉलेज कहाँ है, उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब उत्तराखंड के भी लोग जाएंगे और जो बाकी स्टेट के लोग आएंगे पढ़ने, तो जो उत्तराखंड की सरकार होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उत्तराखंड की, वो जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट हैं, उन्हें थोड़ा कंसेशन दे सकती है। कंसेशन दे सकती है मतलब उनकी फीस में कुछ रिडक्शन दे सकती है, या फिर इन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेज दे सकती है कि आपको इस चीज़ में छूट है। हालांकि जो बाहर से स्टेट के जो दूसरे स्टूडेंट आएंगे, दूसरे स्टेट से जो स्टूडेंट आएंगे, अगर वो इसमें एडमिशन लेंगे तो उन्हें पूरा पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो ये स्टेट अपने अपने स्टूडेंट के लिए, अपने लोकल रहने वालों के लिए कर सकती है, ठीक है, इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है आपकी, ठीक है। अच्छा, और दूसरा तीसरा क्या है, देखो फ्रीडम टू मूव, मतलब कि हमें हमारे एक राइट ये भी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप है, इसका मतलब है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, हम हमारा मन करे हम वहाँ जाकर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेप्शन है, क्यों? देखो फ्रीडम टू मूव में दो एक एक्सेप्शन है ये, कि देखो कुछ ऐसी जातियां हैं, या फिर आपको बोल सकते हो कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही उनका जो कल्चर है बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। जो उनके कल्चर में जो लोग हैं वो बहुत थोड़े से रह गए, ठीक है। तो ऐसे जगह पर गवर्नमेंट जाने से मना करती है, जैसे कि आपके असम के साइड में जाओगे तो वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, क्या है, ट्राइबल एरियाज़। तो उन ट्राइबल एरियाज़ में जाने के लिए गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन चाहिए होती है आपको, तो स्पेशल परमिशन मिलेगी तभी आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं, ट्राइबल एरियाज़, कि यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, आप जैसे बोल सकते हो आदिवासी ट्राइब होती है यहाँ पे, तो इनके कल्चर को जैसे कोई खतरा ना हो, इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इस वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगती है, रीजनेबल, ये चीज़ है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम, और एक और है, एक रेस्ट्रिक्शन और है आपकी आर्टिकल 370। अच्छा, 370 किस कब लगी थी बताना ज़रा। 370 किसके लिए लगी थी? ये हमारी लगी थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में लगी थी हमारी। ठीक है, अब जब जम्मू कश्मीर में लगी थी तो क्या हुआ, इस देखो 370 में पहले बताता हूँ क्या हुआ था। देखो जम्मू एंड कश्मीर के पास पहले क्या था, एक ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, किसने क्या पास करा था ये ऑर्डर, ये पास करा था ऑर्डर आप वहाँ के प्रेसिडेंट ने उस टाइम के, मतलब जम्मू इंडिया के प्रेसिडेंट ने, कब, 1954 में, 1954 के टाइम के जो प्रेसिडेंट होंगे उन्होंने एक ऑर्डर पास करा था, ठीक है, ऑर्डर पास करा था। इसमें इस ऑर्डर में इन्होंने बोला कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर है, हम इसे स्पेशल प्रिविलेज देते हैं कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं कि ये अपने रूल्स खुद बना सकता है, तो हमने इसके लिए कुछ अलग ही स्पेशल प्रिविलेज दे दिए थे, ठीक है। कब दिए थे? वो दिए थे हमने द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हमने अमेंडमेंट लाया था, अब देखो कौन सा एक्ट था वो था एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर, ठीक है। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास करे थे 1954 में, जिससे कि क्या हो, जिससे कि इसके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेज आ गई थी कि कोई बाहर का आगे यहाँ पे वो नहीं रह सकता, ठीक है। और मतलब इसका कौन सा इंस्टीट्यूशन, जो इसका स्टडी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो खुद देखेगा, रूल कुछ इस तरह थे इसके। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2019 में ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में दोबारा चेंज किया गया, ठीक है। दोबारा चेंज करके क्या बोला गया कि दोबारा चेंज करके ये बोला गया कि जो इसके स्पेशल प्रिविलेज थे, अब बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, किस प्रेसिडेंट ने दिए थे ऑर्डर? 2019 में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ऑर्डर दिए थे। क्या बोला था ऑर्डर में कि जो हमने जम्मू एंड कश्मीर को पहले जो प्रेसिडेंट ने क्या दिए थे, पहले जो ऑर्डर दिए थे, स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करी थी जम्मू एंड कश्मीर को, उसे अब हम खत्म करते हैं, नल और वॉइड करते हैं, ठीक है। अब से क्या है, तो जो 370 आर्टिकल है ये हटा नहीं है, डिलीट नहीं हुआ है, बल्कि ये अभी है, लेकिन ये क्या है, ये कहाँ पर है, मुझे कमेंट में बताना जैसे पता है कौन से पार्ट में रखा गया अब इसे, ठीक है। अच्छा, तो 2019 में ये सब बोल दिया, अब जो पूरे इंडिया में एक ही चलेगा, ठीक है, 2019 के बाद से, तो ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट आता है NRI, PIO एंड OCI। अब देखो NRI क्या होता है, NRI होता है हमारा, क्या होता है, किसे पता है, NRI क्या होता है?
देखो ये होता है नॉन नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। PIO क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और OCI क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो हम कुछ देखते हैं कॉन्सेप्ट। अब मैं एक एक करके इन सबके बारे में बताऊंगा। पहले OCI देखते हैं। देखो OCI जो है, ये सारे के सारे क्या हैं, जितने भी NRI है, PIO है और OCI है, ये सब क्या है? एक कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड हैं जो किन्हें मिलते हैं? जो उन्हें मिलते हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं। ठीक है, किन्हें मिलते हैं? जो इंडिया से बाहर रहते हैं, इनके पास होते हैं ये कार्ड, NRI, PIO और OCI। अच्छा, अब जो OCI कार्ड है वो किसे मिलता है और जिसके पास होता है? तो मतलब क्या है देखो, तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब जिसके पास ये कार्ड होता है तो इसके लिए क्या है देखो, जिसके पास ये कार्ड होगा, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years कैन रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर रेजिडिंग इंडिया फॉर एटलीस्ट 12 months। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जिसके पास भी OCI कार्ड होगा, कब से? जिसके पास भी लगभग 5 साल से, जिसके पास भी लगभग 5 साल से OCI कार्ड होगा कंटिन्यूटी, मतलब 5 साल से लगातार उसके पास OCI कार्ड होना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है? वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। कैसे? वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है बस जिस दिन से वो यहाँ पे इंडिया में आया। सपोज करो उसके पास अमेरिका कोई इंसान था, अमेरिका का, अमेरिका कोई रहने वाला था, हम उसका नाम दे देते हैं एक्स। कोई एक्स नाम का बंदा जो अमेरिका में रहता था, लेकिन उसके पास 5 साल से OCI कार्ड था। ठीक है, OCI कार्ड था, वो इंडिया में आता है और बोलता है भाई साहब हमें तो यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, इंडिया ने बोला अच्छा आपके पास OCI कार्ड है, चलो हम करते हैं कुछ। ठीक है, तो इंडिया ने बोला कि भाई साहब आ जाओ, हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं आज की डेट में कि आप आ गए इंडिया में। ठीक है, आज की डेट में हम रजिस्टर करते हैं कि आज आप आ गए, और आज से आपको क्या करना है कि आज से 1 साल तक, मतलब 12 महीने तक, आज की डेट से आगे 12 महीने लगा लो कि 12 महीने तक आपको लगातार इंडिया में रहना पड़ेगा और इंडिया से बाहर नहीं आ सकते आप 12 महीने तक। अगर आप रह गए इंडिया में 12 महीने तक, ठीक है, बिना बाहर जाए, मतलब बिना किसी और कंट्री में जाए, इंडिया में रह सकते हो, कहीं भी जाओ इंडिया में, लेकिन इंडिया के अंदर अंदर रहना है 12 महीने तक। और अगर आप रह गए तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अच्छा, और दूसरा दूसरा क्या बोला गया? दूसरा ये बोला गया, अगर जिसके पास क्या नहीं है, जिसके पास OCI कार्ड नहीं है, उसका क्या होगा? अच्छा ठीक है जी, देखते हैं। देखो OCI कार्ड कैसे दिया जाता है कि वो रहने वाला तो इंडियन ओरिजिन का ही है, ओवरसीज। ठीक है, इंडिया ओरिजिन का ही है, मतलब उसके एंसेस्टर जो थे वो इंडिया के रहने वाले थे, दादा या फिर पेरेंट्स हो उसके, वो खुद इंडिया अमेरिका में जाके बच गए, लेकिन जो उसके दादा थे या उसके जो पेरेंट्स थे वो इंडिया के थे, तो उन्हें OCI मिलता है। ठीक है, अब देखो, अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसके पास कार्ड नहीं है उसका क्या होगा? तो अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब उसके दादा परदादा इंडिया के रहने वाले थे। ठीक है, हु इज़ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, मतलब वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू आ सकता है। बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन वो क्या करेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो उसके 7 साल बाद तक उसे लगातार यहाँ पे 7 साल तक रहना होगा, और अगर वो 7 साल तक यहाँ रह लेता है तो वो भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। मतलब वही प्रोसेस है जो मैंने पीछे आपको समझाया था, रेजिडेंट बाय रेजिडेंट, वही रजिस्ट्रेशन के थ्रू, वही चीज़ है। अच्छा, अब एक कमेटी बनाई जाती है। क्या कमेटी बनाई जाती है? KM सिन्हवी कमेटी ऑन, देखो कब बनी थी? KM सिन्हवी कमेटी बनी थी 1 जनवरी 2002 में, और इसने क्या बोला था? इसने बोला था रिकमेंडेड टू अमेंड सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसने बोला कि हम क्या करते हैं, हम 1950 एक्ट का जो सिटीजनशिप एक्ट था, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट समझ रहे हो ना, जो मैंने पढ़ाया था, जो बताता है कि कैसे हमको वो मिलेगी, सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, और कैसे हमारी जो सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी, डिटेंट हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और देखो तो इसने क्या बोला, इस वाले एक्ट में हम कुछ चेंज करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो इसमें बोला टू प्रोवाइड ग्रांट फॉर द ड्यूअल सिटीजनशिप टू द पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन। क्या क्या करेंगे कि हम इसमें कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि हम इसमें डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। किन किन लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए जो इंडिया ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनके एंसेस्टर है तो इंडियन, लेकिन आज के टाइम पे जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं वो अमेरिका में जाके बच गए, वहाँ जाके सेटल हो गए, ये चीज़ है। अच्छा, तो उन्हें बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्रीज, मतलब कुछ कंट्रीज, तो इसमें जो टोटल कंट्रीज सेलेक्ट करी वो करी थी 16 कंट्रीज। ठीक है,
किनको छोड़ के? पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के। आगे देखते हैं अभी। तो अब देखते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था एक 2003 में। इसमें क्या बोला? मेड प्रोविजन फॉर एक्विजिशन ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो OCI कार्ड होल्डर थे तो उनके लिए थोड़ा चेंज किया गया। इसमें क्या बोला गया? तो अगर जिनके पास OCI कार्ड है, ठीक है, जिन भी लोगों के पास OCI कार्ड है, अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना होगा? बाय द PIOS ऑफ 16 कंट्री, तो उन्हें करना पड़ेगा। तो कुछ हमने 16 कंट्रियों को सेलेक्ट करा। ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी? अभी जो बताया, ठीक है, LM सिंघवी। देखो दोबारा देख लेते हैं एक बार। इसका कमेटी ने, LM सिंघवी कमेटी, तो इस कमेटी ने हमें रिकमेंड करा था कि हम क्या करते हैं, कुछ कंट्री को सेलेक्ट करके और उन लोगों के लिए हम क्या करते हैं, डुअल सिटीजनशिप का प्रपोजल रखते हैं। कौन सा अमेंडमेंट चेंज करा उन्होंने? 1950 एक्ट सिटीजन एक्ट ऑफ 1955 में थोड़ा अमेंडमेंट करके इन्होंने बोला कि इसमें डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखते हैं। और PIO को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। OCI तो चल ही रहा था पहले से, तो उन्होंने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला उन्होंने कि अब इसके थ्रू क्या होगा, जो इंडियन है, जिनके पास OCI कार्ड होल्डर है, वो PIOs ले लो अब। ठीक है, तो 16 कंट्रीज़, इसमें 16 कंट्री डाली गई और इनके लिए हमने क्या करा, 16 कंट्रीज़ के लिए इन्होंने डुअल सिटीजनशिप चालू कर दी। अच्छा, एक्सेप्ट किन्हें छोड़ के? पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं थे इसमें। ठीक है, अच्छा, जब शुरू कर दी तो क्या हुआ, फिर आता है एक दोबारा अमेंडमेंट आता है इसी एक्ट में। क्या बोला गया इसमें? द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम वॉज रिवोक्ड एंड इट नोटिफाइड दैट ऑल PIOs कार्ड होल्डर्स शैल बी डीम्ड टू बाई OCI कार्ड होल्डर्स। मतलब ये क्या बोला गया कि अब जो PIO स्कीम थी, मतलब जिनके पास भी PIO कार्ड थे, ठीक है, उन्हें तो ख़त्म कर दिया गया। अब बोला गया दोबारा कि OCI कार्ड होल्डर ही चलेंगे। मतलब ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये बोला 2015 में। ठीक है, तो कि PIO तो ख़त्म, OCI चलेंगे। ठीक है, दिस रिमूव्ड द बाइफर्केशन बिटवीन OCI और PIO। तो पहले लोगों में ये हो रहा था कि कुछ के पास तो क्या हो रहे हैं, किसी के पास OCI कार्ड है, किसी के पास PIO कार्ड है। ठीक है, आप खुद ही सोचो, जब इतने दो हो गए, आप किसी को क्या पता है ना। अब किसी के पास CIO है, उसका कुछ बेनिफिट नहीं उसे पता, और फिर दूसरा गवर्नमेंट ने एक और ला के खड़ा कर दिया PIO। अब दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? दोनों का जब काम एक ही है सिटीजनशिप लेने का, तो दोनों क्यों ला के खड़े कर दिए? तो इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। ठीक है, अब जब लेके आई तो इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि अब हम क्या करेंगे, PIO को ख़त्म कर देते हैं, खाली OCI रखेंगे हम। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडियन ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, अब देखो, दिस रिमूव द बाइफर्केशन बिटवीन। अब जो इनके बीच में वो चल रहा था ना, कन्फ्यूज़न चल रहा था कि ये ले जो बाहर रहे तो लोग। ठीक है, तो एक कार्ड, ये सब कुछ खत्म हो गया, खाली एक ही कार्ड रखा। नो मोर कन्फ्यूजन ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो 3 होते हैं अब हमारे पास ना, क्या क्या होते हैं? एक होता है NRI, ठीक है, एक आता है PIO जो भी मैंने बताया आपको, और एक होता है OCI। ये दोनों आपको बता दिए। NRI समझाता हूँ, देखो क्या होता है। NRI होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, कि इंडिया का रहने वाला नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं रहता है, लेकिन है इंडियन। एन इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कि रह तो वो बाहर रहा है, काम काज सारे बाहर कर रहा है, लेकिन एंड होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, लेकिन वो है इंडिया का आदमी। ठीक है, इंडिया का आदमी है, इसलिए उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, PIO बताओ, PIO क्या होता है? अभी बताया था मैंने। देखो, PIO में क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे लोग जिनके एंसेस्टर, ठीक है, पहले इंडिया में थे, ठीक है, लेकिन वो खुद जाके वहाँ किसी और आउटसाइड कंट्री में जाके वहाँ जाके सेटल्ड हो गए। ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास होता है PIO, कि बाद में अगर उन्हें कभी ऐसा लगे कि वापस उन्हें इंडिया का सिटीजन बनना है, तो उनके पास PIO कार्ड होता है। ठीक है, तो अ पर्सन हु एंड हुज एनी ऑफ एंसेस्टर, कोई भी दादा दादी पेरेंट्स, ठीक है, परदादा कोई भी, ठीक है, वॉज एन इंडियन नेशनल एंड हु इज़ प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्रीज सिटीजनशिप। ठीक है, कि वो जो मतलब ऐसे लोग जिनके दादा दादी या फिर बोल सकते हो पेरेंट्स इंडिया के ओरिजिन में थे, ठीक है, इंडिया से ही गए थे, ठीक है, इंडिया में ही थे, और लेकिन वो खुद थे, वो चले गए अमेरिका या फिर किसी और आउटसाइड कंट्री में चले गए, और उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली और नेशनलिटी ले ली वहाँ की। एंड सी इज़ होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट, उनके पास क्या होगा? फॉरेन पासपोर्ट होगा। मतलब वहाँ के सिटीजन हो गए, लेकिन
वो एक्वायर कर सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखो OCI, OCI क्या होगा, देखो OCI भी बताया था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, वही जो अभी सिंपल पीछे बताया था। तो वही कौन सा भाई जिसके पास अभी बताया था ना कि अगर किसी के पास 5 साल तक है तो वो क्या करेगा, बस उसे 12 महीने तक और रहना है इंडिया में, जब जिस दिन से उसने रजिस्टर कराया, और वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। और जिसके पास नहीं है OCI कार्ड तो वो क्या करेगा, तो वो 7 साल तक उसे रहना पड़ेगा, उसके बाद वो भी इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगी उसे भी। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि NRI का क्या बेनिफिट है, तीनों की बेनिफिट्स की बात करेंगे अलग अलग। अब देखो NRI का क्या बेनिफिट्स है, ऑल बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो जितने भी जितने भी जितने भी बेनिफिट एक इंडियन सिटीजन को मिलते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट NRI वालों को मिलेंगे, NRI कार्ड होल्डर को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, भले ही वो रह रहा है बाहर, ठीक है, वो किसी वीज़ा लगा के किसी काम से बाहर गया हुआ है, वहाँ रह रहा है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके आया, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, इंडिया की सिटीजनशिप है, तो इसलिए वो भी एज अ ट्रीट करा जाएगा कि वो भी इंडिया का सिटीजन ही है, इंडिया का सिटीजनशिप है उसके पास। तो इसलिए जितने भी बेनिफिट इंडियन सिटीजनशिप को मिलेंगे उतने ही NRI कार्ड होल्डर को भी मिलेंगे। अच्छा, इसमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, सीधा पासपोर्ट लगाओ और जाओ, इसमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी। अच्छा चलो आगे। अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ PIO, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नो स्पेसिफिक बेनिफिट, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो भाई पासपोर्ट ही कहाँ का है, फॉरेन कंट्री का है, ठीक है, रह रहा है वहाँ है, वहीं रह रहा है, वहीं खा रहा है, वहीं कमा रहा है, ठीक है, वहीं की सिटीजनशिप है, वहीं का सब कुछ है। तो इसके पास कुछ बेनिफिट नहीं है। अगर ये इसे सिटीजनशिप चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करा के आ सकता है, क्योंकि इसके एंसेस्टर यहाँ पे थे, इंडिया में थे, तो रजिस्ट्रेशन करा के आ सकता है, ठीक है। उसके लिए भी कुछ कंडीशन है जो पीछे मैंने बताई थी आपको। अच्छा, और इसमें वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, अगर वो यहाँ इंडिया में आना भी चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है, उसे वीज़ा लगा के ही आना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखो बेनिफिट्स ऑफ OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं OCI के। देखो क्या क्या है, मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ाज फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस रिक्वायर्स अ स्पेशल परमिशन, ठीक है, मतलब इसके बाद कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, इसे तो सीधा आएगा सीधा चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेनर रिलीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिस सर, ठीक है, कि इसे रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किसे रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, FRRO, ठीक है, FRRO क्या होता है पूछो। FRRO होता है हमारा, देखो बाहर से जितने भी फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, ठीक है, चाहे किसी भी पर्पज़ से आ रहे हो, तो एक सबसे पहले उन्हें रजिस्टर कराना पड़ता है, जैसे वो इंडिया में एंट्री करते हैं, ठीक है, तो उन्हें रजिस्टर कराना पड़ता है FRRO में, ठीक है, अपना आपको रजिस्टर कराएंगे। अच्छा, क्यों रजिस्टर कराते हैं ये, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि वो लोग आए, ठीक है, जिस भी काम से आए लेकिन वो वापस नहीं गए, तो उस चीज़ का डेटा होता है इंडिया के पास कि हाँ भाई ये आया था लेकिन ये वापस नहीं गया, इतने बंदे आए थे, इतने बंदे वापस नहीं गए, तो उसे ढूंढते हैं, उसे पकड़ते हैं, फिर वो इलीगल माइग्रेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि लेकिन जिसके पास OCI कार्ड है उसे इसमें एंट्री कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसमें, फॉरेनर रिलीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में उसे कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्ट आ सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे रजिस्ट्रेशन कराने की। अच्छा, और फिर क्या है तीसरा क्या है, पार्टी विद NRIs in respect of all facilities available to them in economic, financial, educational field except in the matters relating to the acquisition of the agriculture and the plantation property। देखो ये क्या बोल रहा है कि जितने भी फ़ायदे NRIs को, मतलब कि एक सिंगल जो आम नागरिक होता है, जो आम नागरिक है इंडिया का सिटीजनशिप का, ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी राइट NRIs को मिलते हैं उतने ही राइट इसे भी मिलेंगे, सेम टू सेम। बट ये क्या कर सकता है, इसके पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है। किस में रेस्ट्रिक्शन है, इसके पास रेस्ट्रिक्शन की भाई साहब वो एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा नहीं कर सकता, मतलब कि वो खरीदना चाहे तो वो भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। क्यों नहीं खरीद सकता, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो ये हमारा बहुत सेंसिटिव वो है, क्योंकि ठीक है, क्यों है सेंसिटिव, क्योंकि पहले जो ब्रिटिशर्स आए थे तो वो किसी वजह से आए थे, वो इसी वजह से आए थे क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस थे, एग्रीकल्चर फील्ड का बहुत ज़्यादा उन्हें लालच था,
तो जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने ये मना कर दिया कि खाली इस चीज़ में आप नहीं उंगली कर सकते, बाकी आपके पास इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और एजुकेशन फील्ड में जो मर्जी चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, सारे एनआरआईज वाले राइट है, मतलब कि जो नॉर्मल सिटीजन के पास होते हैं, इंडियन सिटीजन के पास। ठीक है, अच्छा, ट्रीटेड एट पर विद एनआरआईज इन द मैटर ऑफ द इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे कि एनआरआईज अडॉप्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन को, तो ये भी ओसीआई कार्ड होल्डर भी इंडियन चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाहर से ओसीआई है और इंडियन चिल्ड्रन को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, ये चीज़ें। अच्छा, ट्रीटेड एट पर with resident Indian nationals in the matter of the tariffs in air fares in domestic sector in India। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जितने भी एनआरआई है, मतलब ठीक है, तो एयर फ्लाइट्स में भी इनका मतलब ये एनआरआईज हैं, एनआरआईज के पास जितने राइट होते हैं एयर फ्लाइन को लेके कि आप इसमें मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है ना, तो वो भी इन पे लागू होती है। ठीक है, मतलब जितनी एनआरआई को राइट्स होते हैं इतना ही इन्हें भी होता है। ठीक है, और दो लास्ट वाला क्या है, कैन विजिट इंडिया विदाउट अ वीज़ा। अभी जो मैंने सबसे पहला बताया था, लाइफ लॉन्ग तक, जब तक चाहे तब तक आ सकता है विदाउट वीज़ा, कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वीज़ा की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और देखो आगे, अब देखो कुछ अमेंडमेंट देखते हैं। ठीक है, अब कुछ हम देखेंगे अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट देखते हैं। देखो जो हमारा एक्ट था ना, सिटीजनशिप एक्ट, जो सबसे पहले 1955 में आया था, अब इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट आए। सबसे पहला अमेंडमेंट आया इसमें 1986 में, फिर आया 1992 में, फिर आया 2003 में, फिर आया 2005 में, 2015 में, फिर 2019 में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए थे, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बस कुछ ही डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है थोड़े से। तो अमेंडमेंट एक्ट 2003 में देखो क्या हुआ, द टर्म इलीगल माइग्रेंट। ठीक है, द टर्म इलीगल माइग्रेंट इज एडेड टू दिस आर्टिकल। भाई 2003 के तहत 2003 में जो अमेंडमेंट लाया गया 1955 में, इसमें ये बोला गया कि हम क्या करेंगे, इलीगल माइग्रेंट की टर्म को ऐड करते हैं। अच्छा, इलीगल माइग्रेंट क्या होते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स आर द वंस हु एंटर्ड इंडिया विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स और एंटर्ड इलीगली। मतलब कि किसी भी तरह से 2 नंबर के रास्ते से, मतलब कि पैसा घूस खिला के आगे, या फिर टाप के आगे बॉर्डर, या फिर आप समझ सकते हो कैसे भी आगे फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंटेशन करके आगे इंडिया में, तो उन्हें बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है, अच्छा, फॉरेनर्स हुज वीज़ा इज़ एक्सपायर्ड एंड दे आर स्टिल कंटिन्यू टू स्टे इन इंडिया। अच्छा, ऐसे लोग जो वीज़ा बना के आए, ठीक है, क्योंकि वीज़ा का हमें क्या पता है क्या होता है, वीज़ा का होता है टाइम पीरियड की, 1 साल का वीज़ा है आपका, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल है, कितने साल का है। ठीक है, तो वीज़ा मान ली बात, कोई अमेरिका से कोई इंसान आया एक्स नाम का, इसका वीज़ा 2 साल का, और ये आया भाई साहब हमारा 2000 में आया, और समझ लो इसका जो वीज़ा ख़त्म होना था वो होना था कब, जो इसका वीज़ा ख़त्म होना था वो हो जाना था इसका वीज़ा 2024 में ख़त्म। अच्छा, लेकिन 2024 में ख़त्म तो हो गया, लेकिन इसने रिन्यू नहीं करवाया। ठीक है, रिन्यू नहीं करवाया। अच्छा, ये रिन्यू नहीं कराया तो इंडिया में ही रह गया, और जब इंडिया में ही रहने लगा तो इसे बोलेंगे इंडियन इलीगल माइग्रेंट। क्या बोलेंगे, इलीगल माइग्रेंट हो गया ये। अब यहाँ अमेरिका का बंदा आया, इसे अपना जो ये था क्या बोलते हैं वीज़ा, इसे रिन्यू करवाना था। रिन्यू कहाँ पे होता है, एम्बेसीज़ में। ठीक है, अभी इंडिया में आता, इंडिया में अमेरिका का एम्बेसीज देखता, इंडिया की एम्बेसीज पे जाता है, एम्बेसी पे, और वहाँ 2 महीने पहले आता। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक रूल है कि अगर आपका वीज़ा है एक्सपायर होने वाला है, आपको पता है एक्सपायर होने वाला है, तो आपको एक्सपायर होने से पहले वीज़ा को 2 महीने पहले ही आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है अपनी एम्बेसीज़ को। ठीक है, जिससे कि वो रिन्यू हो जाए। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं करते तो इलीगल माइग्रेंट बन जाते हैं। अच्छा, एज पर CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, और देखो इसमें क्या बोला गया, एन इलीगल माइग्रेंट इज़ नॉट एलिजिबल टू एक्वायर सिटीजनशिप थ्रू एनी ऑफ दिस मीन्स, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, डिसेंट एंड नेचुरलाइजेशन। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर क्या होता है, अगर ये होता है क्या, अगर इलीगल माइग्रेंट कोई पकड़ा गया और भाई वो मांग रहा है कि हम मुझे तो सिटीजनशिप चाहिए, अगर वो इलीगल माइग्रेंट निकला तो भाई साहब उसे किसी भी तो नहीं, इन 4 फील्ड के थ्रू तो उसे नहीं दी जाएगी सिटीजनशिप, इन 4 फील्ड के थ्रू। ठीक है, बस किस फील्ड के थ्रू दी जा सकती है। 5वां फील्ड क्या था हमारा, बताना ज़रा, एक्विजिशन। अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी को एक्वायर करता है तो उसके सिटीजन का जो सिटीजनशिप है, ठीक है, वो इंडिया तय करेगी, इंडियन गवर्नमेंट तय करेगी। तो उससे तो वैसे भी नहीं ले सकता, मतलब कि किसी भी तरह से उसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर वो इलीगल माइग्रेंट पकड़ा गया। अच्छा चलो ठीक है, अब देखो दूसरा अमेंडमेंट एक्ट है जो 2019 में आया था। ये सारे के सारे अमेंडमेंट 1955 एक्ट में करे गए, ध्यान रखना। अच्छा, सीक्स टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप
टू इलीगल रिफ्यूजेस, ठीक है, रिफ्यूजीज फ्रॉम 6 कम्युनिटीज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया कि ऐसे लोगों को हम क्या देंगे, इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे, ठीक है। किन नहीं देंगे, जो कि पाकिस्तान, ठीक है, कुछ स्पेशल कम्युनिटीज़, मतलब कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो कौन सी कंट्रीज से हैं, जो कंट्रीज से, जो पाकिस्तान से है या फिर बांग्लादेश से है या फिर अफगानिस्तान से है। अगर इन तीनों कंट्रीज से कोई कोई 6 में से कोई एक भी कम्युनिटी का लोग आ रहा है, मतलब इंसान आ रहे हैं किसी भी 6, देखो जो 6 कम्युनिटीज़ है वही है, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, जैन एंड फारसी, ठीक है। अगर इस 6 में से किसी भी एक कम्युनिटी का लोग या फिर इंसान यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आ रहा है किस कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, तो ये इलीगल है, ठीक है, इलीगल है, यहाँ की उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये मना कर दिया कौन सा एक्ट के थ्रू, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू। अच्छा, दीज कम्युनिटीज़ आर माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्रीज, क्यों, क्योंकि ये जो कम्युनिटीज़ है ना, इस कम्युनिटीज़ के मेंबर इन कंट्री में माइनॉरिटीज़ में आते हैं, ठीक है, किस में आते हैं, माइनॉरिटी में। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो अब थोड़ा ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने वाला है। वोट टू मेंशन दैट इलीगल माइग्रेंट्स कैन बी इम्प्रिजन्ड ऑन डिपोर्टेड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड द पासवर्ड एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई इलीगल माइग्रेंट क्या हुआ, पकड़ा गया, ठीक है, और पकड़ा गया तो उसे किस एक्ट के अंदर, और डिपोर्टेड अंडर द फॉरेनर एक्ट 1946 के थ्रू उसे वापस भेज दिया जाएगा या फिर उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 2 एक्ट हैं कौन कौन से, द फॉरेनर एक्ट 1946 और द पासवर्ड एक्ट 1920, इनकी मदद से ही दीज 2 एक्ट्स एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन 2 एक्ट की मदद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, चेक करती है किसी की एंट्री कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, विद इन इंडिया। मतलब कि ऐसे कौन से लोग हैं जो बाहर से आए लेकिन गए नहीं वापसी, और कौन से ऐसे लोग हैं कि आए और चले भी गए। अच्छा, और कौन से ऐसे लोग हैं जो आए और यहाँ रहने लगे, ठीक है। तो इन्हें इस सब चीज़ों के बारे में इन 2 एक्ट से पता चल जाता है। द पासपोर्ट एक्ट, ये तो पता ही है आपको, पासवर्ड एंट्री होती है हर बार आने जाने पे, ठीक है। द फॉरेनर्स एक्ट एक नई चीज़ है, ठीक है, ये अभी पता है नहीं है और ये ना आपको जानने की जरूरत है इतना। चलो आगे देखते हैं। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, देखो इसका कुछ 2 चीज़ इसने और बोली थी अमेंडमेंट एक्ट ने जो 2019 में आया था। इसने क्या बोला, देखो, सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एंट्री ऑन और बिफोर दिस इनटू इंडिया। मतलब कि क्या, ऐसे लोग जो इंडिया के सिटीज़न बनना चाहते हैं, ठीक है, डेट ऑफ एंट्री, इस डेट से पहले अगर उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है तो भाई उन्हें यहाँ का सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, किसी भी कारण पे नहीं दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इलीगल माइग्रेंट्स रिलेटेड टू देयर इलीगल माइग्रेशन और सिटीजनशिप विल बी क्लोज्ड। सारी की सारी जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग उसके ऊपर चल रही हैं, ठीक है, प्रोसीडिंग, वो सारी की सारी रद्द हो जाएंगी, ठीक है। किसके खिलाफ चल रही है, अगेंस्ट लीगल माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट के खिलाफ अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो वो सारी की सारी रद्द हो जाएंगी और सिटीजनशिप विल बी क्लोज, और जो उसकी सिटीजनशिप है वो सारी सारी खत्म कर दी जाएगी। मतलब कि कोई इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आया, वो यहाँ के आके उसने फर्जीवाड़े से इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, अच्छा ले ली, तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेंगी। पहले तो प्रोसीडिंग चलेंगी, प्रोसीडिंग चलने के बाद क्या होगा, उसकी एंड में आके उसकी सिटीजनशिप को रद्द कर दिया जाएगा और उसे वापस भेज दिया जाएगा जहाँ से आया था। चलो भाई अपना काम संभाल तू जा। अच्छा ये चीज़ है। अच्छा, और लास्ट में, हाउ एवर द बिल विल नॉट गिव दिस बेनिफिट्स टू इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, टू ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ के एरिया में रहने वाले लोग, मतलब यहाँ पे जितने भी बांग्लादेशी आए थे पहले, तो अगर यहाँ पे आगे रह गए तो उनके लिए कुछ नहीं, वो नहीं किया गया, मतलब कि ठीक है जैसा है, अब आप आए गए तो रह ही लो, बस यही चीज़ था। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है, ठीक है। इस चैप्टर के 3 पार्ट बनाए मैंने और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दैट्स ऑल।